सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा 2025 से संबंधित है इस साइकोलॉजी की क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो अपने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है अपना, फ्राइड के सिद्धांत की जैविक उन्मुखता के संदर्भ की तुलना में फार्म ने अपना सिद्धांत खाली जगह के संदर्भ में विकसित किया है। मतलब फ्राइड ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो जैविक उन्मुखता के संदर्भ में था, तो फार्म ने अपना जो सिद्धांत दिया वो किसके संदर्भ में था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत उन्मुखता, ऑप्शन बी है सामाजिक उन्मुखता, ऑप्शन सी में है मनोवैज्ञानिक उन्मुखता और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो जो फार्म का जो सिद्धांत था वो था सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में था, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व से संबंधित पद है। मतलब व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व से संबंधित पद कौन सा है, यह व्यक्तित्व के संबंध में कौन सा जो पद है वो काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए स्वभाव एवं चरित्र, ऑप्शन बी है शील गुण एवं आदत, ऑप्शन सी है मूल्य एवं स्ववृत्ति और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो देखो, व्यक्तित्व के संबंध में अगर अपन बात करें तो स्वभाव है, चरित्र है, शील गुण है, आदत है, मूल्य है और स्ववृत्ति है। ये सब के सब व्यक्तित्व से संबंधित ही होते हैं, है ना। चरित्र व्यक्तित्व में शामिल होता है, स्वभाव है ना, स्वभाव के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, शील गुणों के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग व्यक्तित्व होता है, आदत के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग व्यक्तित्व होता है। तो ये सब है जो व्यक्तित्व में शामिल है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, सीसीई के संबंध में दिए गए कथनों को पढ़कर उचित कूट की पहचान कीजिए। मतलब सीसीई के संबंध में कुछ कथन दे रखे हैं, उनको पढ़ के अपने को कूट की पहचान करनी है। कथन एक है, सीसीई को प्रभावी बनाने हेतु निबंधात्मक प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। कथन 2 है, सीसीई शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन 3 नंबर पर है, सीसीई को एनसीईआरटी ने लागू किया। तो देखो, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 3 सही है और ऑप्शन डी में 1, 2 एवं 3 सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं, सीसीई को प्रभावी बनाने हेतु निबंधात्मक प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, तो ये गलत कथन है। निबंधात्मक नहीं होगी, वस्तुनिष्ठ प्रणाली सर्वश्रेष्ठ होगी। ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव पर्सन है ना, वस्तुनिष्ठ प्रणाली है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, तो ये कथन हो जाएगा गलत। दूसरा है, सीसीई शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। जो पिछड़ा बालक होता है उनको इससे ज्यादा लाभ होता है, तो ये सही है। और 3 नंबर पर है, सीसीई को एनसीईआरटी ने लागू किया था, नहीं ये गलत है। जो सीसीई है उसको एनसीईआरटी ने लागू नहीं किया था, जबकि सीबीएसई ने लागू किया था, है ना। किसने? सीबीएसई ने लागू किया था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। किसने? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लागू किया था। तो पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है उचित कूट की पहचान कीजिए। तो देखो, केवल 1 सही है, नहीं सही, गलत है ये। तो केवल 2 सही है, बिल्कुल सही है, केवल 2 सही है। 1 गलत है और 1 और 3 ये भी गलत है, केवल 1 सही है, इसलिए इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है अपना, निम्नलिखित आयोगों को उनके अन्य नामों से सुमेलित करके सही कूट की पहचान कीजिए। मतलब है यहाँ पे कुछ आयोग दे रखे हैं और उन आयोगों के अन्य नाम दे रखे हैं, तो उनका अपने को मिलान करना है सही तरीके से। तो इधर 1 में दे रखा है कोठारी आयोग, फिर नीचे 2 में है मुदालियर आयोग, 3 में है राधा कृष्णन आयोग और इधर 1 के सामने दे रखा है, ए में है विश्वविद्यालय आयोग, बी में है माध्यमिक शिक्षा आयोग, सी में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो इनका अपने को सही मिलान करना है। तो देखो, इनके अगर अपन मिलान की बात करें तो कोठारी आयोग जो होता है, इस कोठारी आयोग को अपन बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और जो मुदालियर आयोग होता है इसको बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या बोलते हैं? माध्यमिक शिक्षा आयोग बोलते हैं। ठीक है, और राधा कृष्णन आयोग को बोलते हैं विश्वविद्यालय आयोग। क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं। तो कहने का मतलब 1 में आ जाएगा सी,
2 में आ जाएगा बी और 3 में आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, तो सी बी ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें कौन सा कूट होगा, सी बी ए वाला कौन सा है अपने, ये रहा सी वाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले में सी, दूसरे में बी और तीसरे में ए आ जाएगा। आगे बात समझ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की मनोवैज्ञानिक शाला में किया गया, मतलब जो यूपी है, यूपी की जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला है उसमें क्या किया गया। ऑप्शन ए है प्रक्षेपी विधियों का अनुकूलन, ऑप्शन बी है प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन, ऑप्शन सी है अप्रक्षेपी विधियों का अनुकूलन और ऑप्शन डी में टीएटी का अनुकूलन। जो राइट आंसर वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन है वो उत्तर प्रदेश स्थित है, जो मनोवैज्ञानिक शाला है उसके अंदर किया गया था भारतीय अनुकूलन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, मनोविज्ञान मानव तथा पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये परिभाषा दी है। मतलब है मनोविज्ञान क्या है, मानव तथा पशु के व्यवहार का विज्ञान है। ये परिभाषा देने वाले कौन थे। ऑप्शन ए है बोरिंग, ऑप्शन बी है वारेन, ऑप्शन सी है स्किनर, ऑप्शन डी है मॉर्गन। तो ये जो परिभाषा है वो दी थी अपने मॉर्गन ने। किसने दी थी, मॉर्गन ने दी थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक सूचना दे दूं, और सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप विभिन्न जो सब्जेक्ट्स है उनकी क्विज को अटेंड करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, और साथ ही साथ अपनी और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आप बेटर कर सकते हो। क्योंकि जिस प्रकार से मनोविज्ञान के प्रश्न शानदार से शानदार प्रश्न आपको यहाँ मिल रहे हैं, वैसे ही आपको वहाँ पे टेलीग्राम पर भी अलग अलग सब्जेक्ट के एक निश्चित टाइम टेबल के तहत, एक निश्चित शेड्यूल के तहत प्रश्न मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ यदि ये क्लास आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर करना है। ठीक है, मेरी ओर से तो वैसे क्लास अच्छी है, क्योंकि शानदार से शानदार प्रश्न मैंने बनाए हैं, किसी भी गाइड से ऐसे उठा के बिना फालतू में प्रश्न नहीं लिए गए, है ना। मन से बनाए हुए प्रश्न है। माध्यमिक शिक्षा एनसीईआरटी की, जो अपने एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, एनसीईआरटी की बुक्स में से प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा योगदान करेंगे। और आपको वैसे ही पता सीटेट और जो अपने रीट मेंस है तो उसमें आजकल एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे एसएसटी लो, चाहे साइंस लो, चाहे साइकोलॉजी लो, एनसीईआरटी बेस ही सवाल आते हैं। आगे बात सुने, तो अब देखते हैं 7वें प्रश्न की बात करते हैं। अगला अपना प्रश्न है 7वां, ब्लूम की टेक्सोनोमी खाली जगह उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी क्रियात्मक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा संज्ञानात्मक। ब्लूम की टेक्सोनोमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, कालानुक्रमिक आयु से मानसिक आयु का अनुपात इंगित करने वाला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण से प्राप्त एकांक सूचकांक है। तो कहने का मतलब है कि कालानुक्रमिक आयु और जो मानसिक आयु होती है, इसका अनुपात को इंगित करने वाला जो मानकीकृत जो सूचकांक है ना, मानकीकृत, उस सूचकांक को क्या कहते हैं। आगे बात समझ में, तो आपको ऑप्शन देखते हैं। पहले देखो, ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, बी में है बौद्धिक प्रतिभाशीलता, ऑप्शन सी में है बुद्धि लब्धि और ऑप्शन डी में है बुद्धि। तो आपको पता है कि मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु मतलब मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज, और मानकीकृत का मतलब है कि 100 से उसको गुणा कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है आईक्यू, है ना, बुद्धि लब्धि होती है। क्या होती है, बुद्धि लब्धि होती है। मतलब आईक्यू बराबर MA/CA × 100 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि लब्धि हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है, संज्ञान के संबंध में कौन सा सही है। संज्ञान के बारे में, है ना, तो संज्ञान की प्रक्रिया के लिए कौन सा सही है। ऑप्शन है जानने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी मानसिक क्रियाएं जो चिंतन, निर्णय, भाषा के उपयोग तथा अन्य उच्चतर मानसिक प्रक्रिया से संबंध होती है, ऑप्शन सी में उपयुक्त दोनों सही है, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो, अगर अपन संज्ञान की बात करें तो संज्ञान क्या, जानने की प्रक्रिया को संज्ञान कहते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना, हाईकोर्ट ने इस चीज पर संज्ञान लिया है ना। तो संज्ञान का मतलब होता है जानना, है ना। किसी जो तथ्य होता है
या जो फैक्ट होता है या कोई भी मान लिया सूचना होती है या कोई घटना होती है तो उसका संज्ञान लेने का मतलब उसकी प्रक्रिया को समझना, जानना। अब इसमें क्या शामिल होता है? मानसिक क्रियाएं होती हैं जो चिंतन, निर्णय, भाषा के उपयोग तथा अन्य उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं से संबंध होती है। तो ये दोनों कथन है वो सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों सही है। अब बात करते हैं आज के अंतिम और लास्ट 10वें प्रश्न की। तो 10वां प्रश्न है अपना, प्रत्येक 5 सही अनुक्रिया हेतु पुनर्बलन देना कहलाएगा। मतलब मान लिया कि एक टेस्ट लिया जा रहा है या बच्चों को यह कहा जाएगा कि प्रत्येक 5 क्रियाएं आप सही करोगे तो आपको पुनर्बलन दिया जाएगा, मतलब इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा। तो ये क्या है? सतत पुनर्बलन, अनुपात पुनर्बलन, अंतराल पुनर्बलन और परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो देखो इस प्रकार का जो पुनर्बलन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं अनुपात पुनर्बलन, क्योंकि एक निश्चित अनुपात में यदि 5 क्रियाएं सही करोगे तो पुनर्बलन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अनुपात फिक्स हो गया, अनुपात क्या हो गया? फिक्स हो गया कि 5 अनुक्रियाओं पर पुनर्बलन मिलेगा, इसलिए इसको अनुपात पुनर्बलन कहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर से एक नई क्लास के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।